ओके, रेस्टोरेशन प्रोज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और जैसे कि हमने बेसिक डिवीजन, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है जिसमें जैसे अभी सवाल भी आ रहा था, तो बेसिक डिवीजन जो क्लासिकल एज है जो 120 से 140 ईयर्स पर बिलोंग करती है, एटलीस्ट 120 तो श्योर है। सो क्लासिकल एज इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 पीरियड में ताकि इसे आसानी से डिवाइड करके फिर इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि अक्सर पॉलिसी है ना, जैसे इंग्लिश लोगों की पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल, तो हम भी डिवाइड करके इनको आसानी से रूल कर सकते हैं। ये फेमस पॉलिटिकल मेथड है जो अभी भी यूज होता है खैर हमारे मुल्क में भी। सो हमने भी इनको डिवाइड किया है ताकि इनको अंडरस्टैंड करें, और इनको अंडरस्टैंड करके हम इनको रूल करें, इनको समझें। और क्लासिकल एज जो है उसको हमने बांट दिया है एज ऑफ ड्राइडन में, एज ऑफ पोप में, और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन में। और इस वक्त हम एज ऑफ ड्राइडन के अंदर हैं। ठीक है, तो इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो रेस्टोरेशन प्रोज लिखें या प्रोज हम लिखें, द स्टडी ऑफ प्रोज इन द एज ऑफ ड्राइडन लिखें, एक ही बात होगी। तो ये इसकी लोकेशन बनती है। तो हमने पोएट्री और में देखा कि सबसे बड़े पोएट जो है वो जॉन ड्राइडन है। उसके बाद हमने देखा कि ड्रामाटिस्ट में भी हमने देखा कि सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट जो हैं विलियम कॉन्ग्रीव के साथ, अगर वो भी सेकंड पोजीशन पे आएंगे, जॉन ड्राइडन ही हमारे पास सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट थे। अब उसके तीसरे फेज में हम हैं, यानी एज ऑफ ड्राइडन जो है ये रेस्टोरेशन पीरियड है, उसके फर्दर हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। तो ये आगे भी इसी तरह डिवीजन होगी। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बेहतर तौर पे हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज डेफिशिएंट इन पोइट्री एंड ड्रामा। जैसे अभी हमने देखा कि पोइट्री में भी कोई ज्यादा पोइट नहीं थे, बल्कि हमने सिर्फ ड्राइडन को ही एज ए पोइट लिया था आपके आसानी के लिए। अभी तक आप बड़े इजीली सांस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा राइटर और बहुत ज्यादा वर्क आपको अभी नजर नहीं आ रहा। और हमने देखा कि डेफिशिएंट था पोइट्री में, और ड्रामा में भी कोई खास नहीं था, बल्कि एक और हमारे पास बंदा है। और अभी देखे तो हमने सिर्फ 2 लोगों के बारे में पढ़ा है, जबकि पूरी एज जो है वो इस एज का पूरा पार्ट है, उसका लास्ट पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बट इन प्रोज इट होल्ड्स इट्स हेड मच हायर, although it could not reach these heights which it attained in the preceding period in the hands of the Milton and Brown, or in the succeeding ages in the hands of the Lamb, Hazlitt, Ruskin and Carlyle. दोनों अगर पीरियड से हम इसको कंपेयर करें, अभी आज जिन प्रोज राइटर का हम तस्करा करने वाले हैं, तो उसके पीछे मिल्टन और ब्राउन है एक साइड पे, और दूसरी साइड आगे जो है वो लैम, हैजलिट, रस्किन और कार्लाइल। तो ये दोनों साइड बहुत हैवी हैं एज ए प्रोज वर्क। लेकिन इस अपनी एज के अंदर जो है ना, यहाँ पे एज ऑफ ड्राइडन के अंदर या रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर अगर हम देखो तीनों जॉनरास में एटलीस्ट हमें प्रोज डोमिनेट मिलती है, और इसके आथर हमें एज ए ड्रामा की जो फील्ड है उसमें तो काफी कम है, पोइट्री में भी कम है, लेकिन प्रोज में कुछ रिमार्केबल आथर हमें नजर आते हैं। हाँ, इनका कंपैरिजन मैंने जैसे बताया कि वो लैम, हैजलिट और रस्किल और कार्लाइल, यानी उस एज से हम, यानी रोमांटिक एज से नहीं कर सकते, वहां ज्यादा बड़े जाइंट हैं। बट इट हैज टू बी एडमिटेड दैट it was during the restoration period that English prose was developed as a medium for expressing clearly and precisely, यहाँ चूंकि प्रोज अब established हो रहे थे, और average ideas and feelings about the miscellaneous matters for which prose is really meant। और इसका पॉलिटिकल, सोशल सेटिंग और कल्चरल बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से लोगों का टेस्ट और एज जो है वो चेंज हो चुकी थी। अब साइंस डेवलप हो रही थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन आ चुके थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, साइंटिफिक बुक्स और पेपर्स लिखे जा रहे थे, और क्लियरली आर्गूमेंट और एज ऑफ रीजन भी इसी वजह से इसको कहते हैं। तो आर्गूमेंट्स की एज थी, एज ऑफ रीजन थी, एज ऑफ आइडियाज नए डिस्कस हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, और उनको सामने लाने के लिए जो है ना वो सबसे बेहतर जो तरीका मीडियम था वो प्रोज था। The elaborate Elizabethan prose was unsuited to telling a plain story। और एलिजाबेथन की प्रोज जो है वहाँ यहाँ पे सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो एग्जैजरेटेड फॉर्म में है, यूफियस वगैरह का जो स्टाइल है। द एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ बेकन, द ग्रैंडिलोक्वेंट प्रोज ऑफ द मिल्टन एंड द ड्रीमी harmonies of the Brown could not be adopted to scientific, historical, political, philosophical writing। क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा काम किस पे हो रहा था, साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स और फिलोसफिकल राइटिंग्स में। और ये सारी चीजें ना तो मिल्टन की प्रोज यहाँ पे काम आ सकते थे,
ना बेकन का एपिग्रामेटिक स्टाइल, जो कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा बातें वो लिखता था, या जॉन लिली का जो है यूफिज्म है वो यहाँ पे काम आ सकता था। उसमें जो एग्जैजरेशन है, उसमें तो बनावट और आर्टिफिशियलिटी है, और वो चीजें जो आइडिया का मेथड है, मैसेज है, उसे डिस्टॉर्ट कर सकती थी। एंड अबव ऑल, और सबसे आखिरी बात देखें तो नॉवल राइटिंग, तो नॉवल राइटिंग भी जो है उसी टाइम पे डेवलप हुआ है, जहाँ पे साइंटिफिक राइटिंग, जहाँ पे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो है वो डेवलप होती है। Thus, a new type of prose as was developed in the Restoration period was essential. ये होना ही था, ये कल्चरल सोशल फोर्सेस भी थी जो डिक्टेट करती हैं कि आप कौन सी चीज सूटेबल है, और उस एतबार से यहाँ पे हमारे सामने आते हैं ये चीजें जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। तो न्यू जॉनरा आ गया न्यू आइडियाज के लिए, इसी वजह से इसका टाइटल हमने ये बनाया था, न्यू जॉनरा फॉर द न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज जो है ना साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फिलोसफी में आ चुके थे, और सोसाइटी को का एनालिसिस करने का एक नया जॉनरा भी आ रहा था, जहाँ पे यूँ समझे कि नॉवल जो है वो साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फलसफा की आर्गुमेंटेड स्टडी जो है, और सोसाइटी की स्टडी जो है ओवरऑल, सोशियोलॉजिकल जो एंगल होता है किसी चीज का, या सोशल स्टडीज जो है वो ओवरऑल आर्ट के साथ मिलती हैं, तो एक नया जॉनरा हमारे पास आता है जिसमें दोनों का टेस्ट मौजूद है, लिटरेचर का भी और इंसानी माशरे की स्टडी भी। इसलिए कहा जाता है ना, अगर आप माशरे की स्टडी करना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, नॉवल आपको विजडम देते हैं, सोशल विजडम, ये जो जरूरी है माशरे में मूव करने के लिए, चीजों को ट्रू पिक्चर में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारे पास एक बेहतरीन वर्क से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। As in the fields of the poetry and the drama, Dryden was the chief leader and the practitioner of new prose। हर जगह हमें ड्राइडन नजर आता है, बिल्कुल यहाँ भी हम उसे मिस नहीं करेंगे, बल्कि उसका स्टार्ट जो ड्राइडन के वर्क से ही होता है। Then his greatest critical work, Essay of Dramatic Poesy। Dryden as the father of English criticism by Dr. Johnson, with an emphasis on the author's style. Though Dryden's criticism was of scattered nature, he paid attention to almost all literary forms and expressed his views on them। यहाँ पे उन्होंने एनालिसिस किया सारी लिटरेचर की फॉर्म्स पर, और इसी वजह से डॉक्टर जॉनसन इनको कह रहे हैं फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। बिकॉज जिस टाइप का ये क्रिटिसिज्म है, ये सिडनी वाला क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन जो है उनका नजरियात क्लासिकल थॉट्स कि अगर सही तौर पे बुनियादें रखी हैं, तो डॉक्टर जॉनसन इस वजह से उनको फादर कह रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल व्यू है। तो वो इसी बुनियाद पे जब आल दोनों ने कोई सेट और क्रिटिकल बुक इस तरह से कंपाइल नहीं की है, उनका जो ये वर्क है टू सम एक्सटेंट इज अबाउट द लिटरेरी फॉर्म ऑफ ऑल द प्रेवलेंट जो जॉनरास थे उस टाइम के। Except an essay of the dramatic poesy, Dryden wrote no formal treatise on criticism। सिवाय इस ड्रामेटिक पोएजी पे जिन्होंने ऐसे लिखा है, इसके अलावा हमें उनका कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं मिलता। जैसे अपॉलॉजी फॉर पोइट्री है, या एरिस्टोटल की पोइटिक्स है, इस तरह का कोई एस्टैब्लिश वर्क हमें नहीं मिलता जो सेपरेटली पूरी बुक डिवोट की गई हो क्रिटिसिज्म के ऊपर। हिज क्रिटिकल व्यूज आर फाउंड मोस्टली इन द प्रेफेसेस टू हिज पोइटिकल वर्क्स। ज्यादा हमें नजर आते हैं जहाँ ये प्रेफेस देता है अपने अदर वर्क्स के ऊपर, या दोज ऑफ अदर्स, या अपने ही पोइटिकल वर्क्स के ऊपर जो प्रेफेसेस लिखता है, वो एक क्रिटिसिज्म का हमें टेस्ट देते हैं। यहाँ से हमें ड्राइडन की क्रिटिकल व्यूज का पता चलता है। कुछ प्रेफेसेस बड़े फेमस हुए, जैसे कि प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट। वो प्रेफेस खुद एक मैनिफेस्टो बन गया आने वाले दिनों में। जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक था वो महज एक, लेकिन वर्ड्सवर्थ का वो जो इंट्रोडक्शन है वो कमिंग डेज में हम देखेंगे कि इट विल बी कंसिडर्ड एज द मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक एज। तो बिल्कुल लाइक दैट आप देखते हैं कि जो प्रेफेसेस इन्होंने लिखे और जो क्रिटिकल व्यूज दिए, वो बाद में क्रिटिसिज्म के पैरामीटर साबित हुए, खास तौर पे जो क्लासिकल थॉट है उसके बाद की जा रही है। फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, इसको हमने हेडिंग के तौर पे क्यों लिया है, इसको देखते हैं। ड्राइडन की हम बात कर रहे हैं। ड्राइडन प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ द न्यू प्रोज व्हिच वाज कंप्लीटली different from the prose of the Bacon, Milton and Brown।
His fables and the preface to them are fine example of the prose style which Dryden was introduced. Fable, Ancient and Modern is a collection of translations of the classical and medieval poetry by John Dryden. इसमें उन्होंने classical poetry को translate किया है, होमर के वर्क को भी उन्होंने translate किया. Interspersed with some of his works published in March 1700, और ये जो Fables, Ancient and Modern के नाम से इनकी collection publish होती है, जिसमें डिफरेंट क्लासिकल और medieval पोएट्री के सिलेक्शन जो है उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है, और ये भी एक अच्छी प्रोज फॉर्म हमारे सामने आती है एग्जांपल के तौर पे. इट वाज हिज लास्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स एज फार एज द प्रोज राइटिंग इज कंसर्न. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है. ड्राइडन के बाद हम देखते हैं उनके कुछ फॉलोअर्स भी हैं. ड्राइडन तो चीफ लीडर है एज ए प्रोज राइटर भी. So writers who came under the influence of the Dryden and wrote in a plain, simple but precise style, वही plain, simple and precise, वही classical style की बुनियादें यहाँ रख दी गई हैं. तो इनके जो फॉलोअर हैं उनमें हम देखते हैं कि सर विलियम टेम्पल, जॉन टिलॉटसन एंड जॉर्ज सेवल. तो ये हमारे पास इनके फॉलोअर हैं जो इन्हीं के पैरामीटर्स पे लिखते हैं. Another famous writer of the period was Thomas Pratt. Being a man of science himself, he published his history of the Royal Society. इनका जो वर्क है थॉमस प्रैट का, वो साइंस के बंदे थे, साइंटिस्ट थे टू सम एक्सटेंट आप कह लें. हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी कंपाइल की, इन विच ही एक्सप्रेस द पब्लिक डिमांड फॉर ए पॉपुलराइज्ड स्टाइल फ्री फ्रॉम any artificiality. So the society expected from all its members a close, natural way of speaking, positive expression and clear senses. ये हम जो सोसाइटी किस तरह की डिमांड कर रही थी, किस तरह की प्लेन राइटिंग, क्योंकि मोस्टली तो पोइटिकल राइटिंग की जाती थी, आपको पता है. प्रोज की तरफ पहली बार आ रहे थे. आर्टिफिशियलिटी लिखना चाहिए था वर्ड यहाँ पे, इससे चलें इसको सेव भी कर देते हैं. तो उसके बाद हम देखते हैं अगले आथर को जो सिग्निफिकेंट हैं, वो हैं जॉन बनियन. Next to Dryden, Bunyan was the greatest prose writer of the period. Like Milton, और बनियन का जो है ना कंपैरिजन हम जॉन मिल्टन से करेंगे. मिल्टन के साथ आप कंपैरेटिवली इसका जो एनालिसिस है इससे आपको याद रहेगा. He was imbued with the spirit of Puritanism. क्लासिकल एज तक प्यूरिटनिज्म टोटली, आपको पता है कोई भी एज खत्म नहीं होती है, एक एजेस में पेनिट्रेट करती रहती हैं. तो जॉन बनियन जो है वो उनका जो प्रोज राइटिंग है वो स्टाइल के एतबार से जो है वो इस एज के हैं, जबकि थीम के एतबार से, जैसे मैं देखो ना थीम और फॉर्म का डिफरेंस आता रहेगा, कंटेंट एंड फॉर्म का. तो फॉर्म के एतबार से वो बिलोंग करते हैं इस एज के साथ, और थीम के एतबार से वो बिलोंग करते हैं पिछली एज के साथ, क्योंकि स्पिरिट ऑफ प्यूरिटनिज्म हमें यहाँ पे इनमें नजर आती है. इनफैक्ट इफ मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द प्यूरिटनिज्म, बनियन is its greatest storyteller. ठीक है. Like Milton, Bunyan was endowed with a highly developed imaginative faculty and artistic instincts. Both were deeply religious and both were, हम कह रहे हैं कि अच्छे प्रोज राइटर भी थे. दोनों ने अच्छा काम भी किया, और एक को हम कह रहे हैं कि बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं. अगर एक में हमें इमेजिनेशन और नोबल और प्रिंसिपल्स नजर आते हैं, तो लेकिन दोनों का जो इंटरेस्ट है वही में सिमिलैरिटी वहां नजर आती है रिलीजन के एतबार से. और इनका जो ग्रेटेस्ट काम है, इनको पैराडाइज लॉस्ट है अगर, तो इनका ग्रेटेस्ट वर्क जो है वो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जस्ट एज मिल्टन रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट टू जस्टिफाई द वेज टू गॉड टू मैन, Bunyan's aim in the Pilgrim's Progress was to lead men and women into God's way. ठीक है. अगर उनका मेन पर्पस ये था जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, तो इनका पर्पस था टू लीड मैन एंड वुमेन इनटू द गॉड्स वे एंड वे ऑफ सैल्वेशन, व्हिच इज. तो दोनों के रिलीजियस थीम है. रिलीजियस जो है वो सब्जेक्ट मैटर को ये हैंडल करते हैं, तो जिस वजह से हम इनको याद रख सकते हैं. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को स्पेशल हमें थोड़ी अहमियत देनी होगी. इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बनियन हैज डिस्क्राइब्ड द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रिश्चियन टू द हेवनली सिटी. जिस तरह चौसर का हमें लगता है ना कैंटरबरी टेल्स जो हम पढ़ते हैं, और वो कैंटरबरी एक श्राइन को विजिट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल उसी तरह से पिलग्रिम्स जो है यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए लोग जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ, जो सफर है, क्योंकि वेस्ट का जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनका जो
है, उनका जो समझे हज है वो यरूशलेम में होता है. So Bunyan has described the pilgrimage of the Christian to the heavenly city, the trials and the tribulations and the temptation which meets in the way in the form of events and the characters who abstracts and help him and is ultimately reaching the goal. So it is written in the form of allegory, and the style is terse, simple, and vivid, and it appeals to the cultured as well as the unlettered person. क्योंकि एक स्पिरिचुअल वर्क के तौर पे लिया जाता है, इसलिए जो अनलेटेड लोग हैं वो भी इस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की कहानी है वो सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और इसको वो एक जैसे कहते हैं सवाब समझ के पढ़ते हैं. जैसे पैराडाइज लॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने की एक और वजह लोगों का अपने क्रिश्चियन का अपने मजहब की तरफ रुझान भी है. So as Dr. Johnson remarked, this is the great merit of the book, that the most cultivated man cannot find anything to praise more highly, and the child knows nothing more amusing. तो सबके लिए कुछ ना कुछ है इस बुक के अंदर. एक ब्यूटीफुल स्टोरी है इसके अंदर. कहता है कि बच्चे भी इसमें अम्यूजमेंट ले सकते हैं, बड़ों के लिए एक स्टोरी है, और बहुत उससे भी ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल अगर लोग हैं तो उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली वो कंस्ट्रक्ट की है. अ प्रीकर्सर टू द नॉवल इनको कहा जाता है, प्रीकर्सर टू द नॉवल, यानी नॉवल से पहले नॉवल की तरफ लेके जाना, यानी एक एक जर्नी है टुवर्ड्स नॉवल. कंसीडर तो नहीं कर सकते कंप्लीटली, हम नॉवल की डेफिनेशन पे ये पूरे नहीं उतरेंगे उस तरह से, तो लेकिन नॉवल की बहुत सी खुसूसियात हमें इनमें नजर आती हैं, इस वजह से हम इन्हें कह सकते हैं फर्स्ट नॉवल तो शायद ना कह पाए, लेकिन प्रीकर्सर टू द नॉवल कहेंगे. The Pilgrim's Progress has all the basic requirements of the traditional type of English novel. It is a good story. The characters are interesting and possess individuality. अब किसी नॉवल की characteristics हैं, उसमें स्टोरी होती है, उसमें किरदार होते हैं, और हर कैरेक्टर जो उसमें कोई इंडिविजुअलिटी होती है, फ्रेशनेस, and the conversation is arresting. The description are vivid, and the narrative continuously moves towards a definite end. And above all, it has a literary style. तो ये देख लें, इसमें स्टाइल है, इसमें स्टोरी है, इसमें इंडिविजुअलिटी है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें प्रॉपर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया. दीज आर क्वालिटीज ऑफ ए गुड नॉवल. वो आगे चल के हम अभी नॉवल जो के उस पर बात सेपरेटली फिर करेंगे. इट इज क्वाइट ट्रू टू कॉल हिम द प्रीकर्सर टू द मॉडर्न नॉवल, ठीक है, because he had the qualities of the great storyteller, deep insight into the character, humor, pathos, and visualizing imagination of the dramatic artist. तो ये सारी खसूसियात हैं इनके अंदर, और इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें स्टोरी है, इसमें कैरेक्टर इंडिविजुअलिटी है, और एक पूरा लिटरेरी स्टाइल है, एक नैरेटिव है, लेकिन प्रॉपर नॉवल का दर्जा इन्हें क्रिटिक्स नहीं देते. लेकिन ये सारी चीज़ों को देख के हम इन्हें कह सकते हैं कि ये नॉवल प्रीकर्सर टू नॉवल है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में. नेक्स्ट हम देखते हैं जी इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइबल. लास्ट टाइम में आपको याद होगा द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल पब्लिश हुआ था, और ये किसने करवाया था, ये मेरा एक सवाल है यहाँ पे. बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन किसने पब्लिश करवाया था, और उस टाइम भी मैंने पूछा था, अभी आपने जवाब नहीं देना, जैसे हमारी आखिरी स्लाइड खत्म होती है तो आप में से कोई इसमें कंट्रीब्यूट करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है आज का. So the prose of the Bunyan shows clearly the influence of the English translation of the Bible. प्रोज जो बनियन की प्रोज है उसके ऊपर हमें नजर आता है इन्फ्लुएंस आने वाले. मैंने बताया था कई ऑथर पे आपको इन्फ्लुएंस नजर आएगा. ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल जो ऑथराइज्ड वर्जन है, जिसको स्पेशली ऑथराइज्ड वर्जन कहा जाता है. ही वाज नीदर स्कॉलर, कहा जाता है इनके बारे में ये कोई बहुत बड़े बनियन स्कॉलर नहीं थे, नॉर डिड ही बिलोंग टू एनी लिटरेरी स्कूल, ठीक है. ऑल दैट ही न्यू एंड लर्नड वाज डिराइव्ड स्ट्रेट फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल. तो कोई बड़े स्कॉलर नहीं थे, कोई फिलोसफिकल स्कूल से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी कहते हैं सीखा है वो सीधा डायरेक्टली इंग्लिश बाइबल से सीखा. ही वाज एन अनलेटेड कंट्री पर्सन बिलीविंग इन राइटियसनेस एंड इन डिस्गस्ट विद द करप्शन एंड द डिग्रेडेशन दैट प्रिवेल्ड ऑल अराउंड हिम, ठीक है. एक बिल्कुल अनलेटेड कंट्री पर्सन है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे शख्स नहीं थे, मामूली सी तालीम हासिल की उन्होंने, और जो चीज उन्होंने समझी वो बाइबल थी, मोस्ट डीपली रिलीजियस थे, और राइटियसनेस पे बिलीव करते थे, और फील डिस्गस्ट अगेंस्ट करप्शन एंड डिग्रेडेशन जो उन्हें अपने नजर आते थे लोगों के अंदर. तो इस जज्बे को, यानी जज्बे में वो बिल्कुल सच्चे थे, और अपने मजहब के साथ हाईली डिवोटेड थे, और उन्होंने अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोज सीखी उन्होंने सारी बार बार पढ़ पढ़ के, मैनी टाइम उन्होंने बाइबल बचपन से पढ़ी होगी, तो उनके ज़हन पे वो इतनी डीपली उसका असर हुआ
कि उनकी एक राइटिंग डेवलप होगी. व्हाट ही रोट केम स्ट्रेट फ्रॉम हिज हार्ट एंड ही रोट इन द लैंग्वेज व्हिच केम नेचुरल टू हिम. बिल्कुल कुदरती अंदाज में, बिल्कुल बाइबल जैसे कंपाइल ही इसलिए की गई थी कि आम लोगों को प्रोज में कम्युनिकेट किया जाए द मैसेज ऑफ गॉड, जो उनके यहाँ मैसेज ऑफ गॉड समझते हैं जिसको, उन्होंने कहा कि उसको हर बंदे को ताकि वो अपील कर सके, उसे लिटरेरी मेरिट पर मत लिखा जाए बल्कि बिल्कुल प्रोजेक लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाए. Thus his works born of moral earnestness, जैसे हमें मॉरल अर्नेस्टनेस और नोबिलिटी जो नजर आती है मिल्टन के साथ, यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. डीपली रिलीजन के साथ एसोसिएशन, डीप एसोसिएशन विद रिलीजन, नोबिलिटी ऑफ द थॉट एंड अगेंस्ट करप्शन एंड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो इन सारी खसूसियात को देखें तो ये ऐसे लगता है कि मिल्टन की स्पिरिट है जो रीबॉर्न हो गई है यहाँ पे. लेकिन वर्क जो है वो प्रोज का उन्होंने किया है. Thus, his work born of moral earnestness and extreme sincerity have acquired a true literary significance and wide and enduring popularity भी इनको मिली. और वो मिलनी थी क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऐसा था जो पैराडाइज लॉस्ट की तरह हर क्रिश्चियन जो ऐसे शौक से पढ़ता होगा और सवाब समझ के पढ़ते होंगे, तो उससे भी, और इन्होंने लिखा भी इसको खूबसूरत अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, और वाइड अपील इनको मिली, पॉपुलर अपील इनको मिली. और हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस होता अथराइज्ड वर्जन कैसे हुआ इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर. तो जॉन बनियन के जो हैं वो अदर वर्क्स भी हैं. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ऑल्दो सिग्निफिकेंट है. सो बनियंस अदर वर्क्स आर द ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स. ये भी रिलीजन के ऐसे एक टच हमें नजर आता है, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, एक रूहानी ऑटोबायोग्राफी लिखती है. ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स. The Holy War, which like The Pilgrim's Progress is an allegory, but the characters are less alive and there is less variety. The Holy War इनकी एक और बुक है, वो भी allegorical work है, Pilgrim's Progress किस तरह similar है. And the life and the death of Mr. Badman. तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे आप इनको रिलीजन का टच जॉन बनियन में आपको मिलेगा. Grace abounding to the chief of sinners एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है. होली वार जो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की तरह एक और प्रोज वर्क है, एक और नोवेल टाइप का एक वर्क है लेकिन लेस फेमस है. एंड अनदर वन इज द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन. तो इसमें भी ऐसे ही लग रहा है. रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रियलिस्टिक नॉवल, गिव्स अ पिक्चर ऑफ द लो लाइफ एंड इट इज सेकंड इन वैल्यू एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस टू द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बाद जो इनका काम फेमस है वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन. तो ये है आज का हमारा लेक्चर. इसमें आप फिर एक बात नोट करेंगे कि एज ऑफ ड्राइडन जो है यहाँ पे हमने खत्म कर रहे हैं और आपको कोई बहुत ज्यादा बर्डनाइज नहीं आप फील कर रहे होंगे, बड़े लाइट फील कर रहे होंगे कि बहुत कम राइटर हैं, हमें उनका सामना करना पड़ा है और कम ही उसके वर्क्स हैं. ये एज जो कि बड़ी एज है उसको एक पार्ट अभी आपने मैथ्स पढ़ा है, तो जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से हमें सामना करना पड़ सकता है. तो अच्छी बात रहेगी कि हम इसे ऑर्गेनाइज वे में, सिंपल वे में समझते जाएं. तो हमने जैसे पहले देखा कि जो ड्राइडन में हमें इस वक्त है और उसके अंदर भी हम रेस्टोरेशन प्रोज को देख रहे हैं. तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने देखा कि जॉन ड्राइडन जो है वो फिर एक लीडिंग जो है हमारे पास आता रहता है. तो हमने समझा कि कैसे न्यू आइडियाज जो है डेवलप हो रहे थे पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, सोशली, और किस तरह कल्चर चेंज हो रहा था और न्यू आइडियाज के लिए, न्यू टाइप ऑफ राइटिंग के लिए न्यू जॉनरा रिक्वायर्ड था और वो प्रोज फॉर्म में डेवलप होता है. और उसमें हमारे पास लीडर जो है वो ड्राइडन है और उनका ऐसे और ड्रामेटिक पोएजी क्रिटिकल वर्क है और इसके बारे में हमने समझा. और उनके प्रेफेसेस जो हैं उनसे और इस वर्क से हमें उनके क्रिटिकल आइडियाज और व्यूज का पता चलता है. उसके बावजूद जैसे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म डॉक्टर जॉनसन ने कह दिया, ऑल्दो ये कंट्रोवर्शियल रहेगा, डॉक्टर जॉनसन का नजरियात हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो जो कि क्लासिकल थॉट्स रखते हैं इसलिए शायद उन्होंने प्रीवियस ऑथर के रोमांटिक किस्म के जो नजरियात रखने वाले क्रिटिकल वर्क्स हैं उनको उतनी वैल्यू नहीं दी. उसके बाद इनका काम है जी फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ट्रांसलेटेड वर्क्स इकट्ठे करके यहाँ पब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे इसमें एंशिएंट, रोमन और कुछ मीडिएवल के वर्क्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया है. और उसके बाद ड्राइडन के फॉलोअर्स भी हमने देखे जिसमें विलियम टेम्पल, डॉटसन एंड जॉर्ज सेवल हैं. और थॉमस स्प्रैट का एक वर्क हमने जस्ट ऐड किया है जो कि एक मैन ऑफ साइंस थी, हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी उन्होंने कंपाइल की है. और बाकी कोई इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बस नाम अगर आप याद रखना चाहें तो कर लें. और जो सिग्निफिकेंट ऑथर हैं ड्राइडन के बाद
तो वो हमारे पास है जॉन बनियन, और जॉन बनियन को हमने देखा कि वो एक किस्म के मिल्टन रीबॉर्न है यहाँ पे, जो मिल्टन प्रोज मिल्टन है आ गया है, जो बिल्कुल मिल्टन की तरह रिलीजियस भी है, डिवोशनल भी है, और करप्शन को लाइक भी नहीं करता, और रिलीजन से बहुत ज्यादा हाईली अटैच भी है। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इन्होंने बिल्कुल पैराडाइज लॉस्ट की तरह फेमस वर्क तख्लीक किया, और जो कि एक एलिगोरिकल वर्क है। और डॉक्टर जॉनसन ने उनको रिमार्क किया, दिस इज द great merit of the book that the most cultivated man cannot find anything to praise more highly, and the child knows nothing more amusing. तो हर तरह के लोगों की कहते हैं वो क्वालिटीज, उनको अट्रैक्ट करने के सामान इसमें मौजूद हैं। प्रीकर्सर टू नावल भी हमने इसे डिस्कस किया है और इसकी क्वालिटीज को कंपेयर किया मॉडर्न नावल के साथ। आल दो हमने मॉडर्न नावल अभी नहीं पढ़ा, इन इन आवर लेक्चर स्टडी में नहीं पढ़ा, वैसे तो आप जानते हैं, और आप में से बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं जो डायरेक्टली उन्हें नॉवल में से पढ़ रखे हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइबल उसके बाद हमने देखी, और यहाँ एक सवाल भी किया था कि आखिर ये किसने कंपाइल करवाई थी लास्ट, किस एज में कंपाइल हुई थी, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जिसे कहते हैं, ये अभी आपसे पूछने वाले हैं। तो हमने ये भी जाना कि एक अनलेटेड पर्सन थे, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई स्कॉलर नहीं थे, फिलोसफर नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे जिन्होंने ये सारा आर्ट ऑफ राइटिंग सीखा हो। उसके बावजूद उनकी जो डिवोशन, उनकी अर्नेस्टनेस, उनकी मॉरल जो और उनकी सोब्राइटी जो है उसने कंट्रीब्यूट किया उनके ग्रेटेस्ट वर्क्स में। तो हमने देखा कि बनियन में और भी कुछ काम किए हैं, जिसमें एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, और होली वार है, और लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन इनका लास्ट एक सिग्निफिकेंट वर्क है। तो दिस इज टुडेज लेक्चर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो कोई जवाब देना चाहे तो सवाल का जवाब दे सकता है। वालेकुम सलाम। जी सर, वो आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये बनेगा कि उस टाइम किंग जेम्स का वो रेन चल रहा था, कौन सा जेम्स? उसमें उन्होंने वो कंपाइल करवाई। जी सर, ये प्योरिटन एज में सर। जेम्स का नंबर क्या था उनके? किंग नंबर जेम्स फर्स्ट नंबर। ओके, सर जेम्स 1। जेम्स और पहले सर ये वो स्कॉटलैंड जेम्स फर्स्ट, सर किंग जेम्स फर्स्ट के एरा में वो पब्लिश कराई गई है 1611 में, तो वो जैकोबिन एरा कंसिडर किया जाता है। और 47 ट्रांसलेटर उसने हायर किए थे। कितने? 47। हाँ जी, ये सिग्निफिकेंट बात है कि ये एक बंदे ने ट्रांसलेट नहीं की थी, ठीक है, ये पूरा सर इसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहते थे। हाँ जी। और जो प्रीवियस थी उसने विक्लिफ ने भी की है और टिंडेल ने भी की है, लेकिन ये ज्यादातर प्रोज की फॉर्म में की गई थी। इसका थोड़ा कम पोएटिक प्रोज था, ये प्रॉपर्ली प्रोज की फॉर्म में पोएटिकल स्टाइल था, लेस जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई, और कॉमन लोगों को जो एड्रेस किया गया इसके अंदर, यानी उनके लिए लिखी गई है, और इसे सर सिंपल लैंग्वेज यूज हुई थी। हाँ, सिंपल लैंग्वेज यूज हुई है। उसी वजह से देखें कि वाइड अपील बन जाती है, जब आम आदमी, बच्चे को भी समझ आ रही हो बात,